अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने से पहले पूरी दुनिया जानती है वो वक्त था जब मुसलमानों के लिए सख्त तरीन एक दौर था। हमारे आबाओ-अजदाद की कई कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। लेकिन उससे पहले आज जो तारीख है, जिसे कहते हैं 25 दिसंबर को माँ ने वो लाल पैदा किया जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया और कौम ने उनका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रखा। ये वो हस्ती थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में वो जद्दोजहद की, वो कुर्बानियाँ दी। देखा ख्वाब इकबाल ने, पूरा किया कायद ने अल्लाह की मदद से, और उसके बाद आज पाकिस्तान मादरे वजूद में आया। और एक ख़ास बात, 25 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर जहाँ कायद आज़म की पैदाइश का दिन है, वहीं हमारे पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी पैदाइश का दिन है। ये दो हस्तियाँ इस दिन पैदा हुए कि जहाँ एक तरफ उस कौम को आज़ादी मिली जो कि यहूद के कब्ज़े में थी, और वो कौम जो कि अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी या हिंदुओं के कब्ज़े में थी, उनको आज़ादी मिली। दो कौमें आज़ाद हुई, दो हस्तियों ने आज़ाद की अल्लाह की मदद से। ये वो दौर था। आज ये देखना बाकी है, ये सुनना भी बाकी है लोगों से कि वो लोग जो अक़लियत में हैं, बाकी कम्यूनिटी के लोग हैं, वो लोग पाकिस्तान में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनके लिए क्या आसानियाँ रखी। क्योंकि जब कायदे आज़म ने अपनी डिबेट की, ये बात तकरीर में कही गई कि याद रखो कि जितने भी अक़लियती हैं कायदे आज़म, मैं तस्वीर के करीब जाकर आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि यही वक्त था, यही इशारा था, यही रोप था, यही दबदबा था, यही पर्सनैलिटी थी, यूँ ही मौजूद थे। और कहा गया था कि सुनो, आप लोग आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए। आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, जिस मर्ज़ी इबादत गाह में जाएँ, रियासत या मूर से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये वो शख्सियत है जिसने आज हमें पाकिस्तान दिलाया। अब हमने देखना है कि हम किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, कहा जाता है ये मुल्क का मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल क्यों है? क्योंकि जब बड़े होंगे, 18 के होंगे, नौकरियां करेंगे, कारोबार करेंगे, तो मुल्क संभालेंगे, मुल्क के बागडोर संभालेंगे। लेकिन आज हमारा मुल्क एक बार फिर जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हम ये समझते हैं कि हमें एक बार फिर एक अजीम कायदे आज़म की ही ज़रूरत है, और जो लक़ब है कायद का, वो सिर्फ कायदे आज़म पर ही सूट करता है। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आज बताओ क्या डेट है, चलो बताओ जी, आज क्या डेट है? आज 25। क्या हुआ था आज हमारे प्यारे कायदे आज़म पैदा हुए थे। और क्या हुआ था? हज़रत ईसा। भूल गए? यस यार मैं ही बता दूँ सबको, आज तो क्रिसमस भी है यार, हैं आज ये भी है। तो बताएं कायदे आज़म ने क्या किया था, क्या कारनामा था उनका? उन्होंने हमारा मुल्क अज़ीम हमें दिलाया था। डेफिनेटली स्ट्रगल की, एक जद्दोजहद की। हमें इकबाल ने ख्वाब देखा, अल्लाह की मदद से उसको पूरा किया उन्होंने, ठीक है। और ईसा ने, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होते प्रॉफिट थे, हाँ रसूल थे। उन्होंने अवाम की क्या कहते हैं उसके लिए वो किया, उनको सीधा रास्ता दिखाया। हाँ, किस कौम के साथ मौजूद थे? उनकी बनी इसराइल। बनी इसराइल। वेरी गुड यार, अच्छा लगा सुन, लोगों को नॉलेज है भाई, वेरी गुड। कैसी हैं आप खैरियत से हैं? कैसे आज के दिन क्या कहेंगी आप? आज के दिन खुश हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज क्या डेट है? 25 दिसंबर। क्या हुआ था 25 दिसंबर को? गुस्से से क्यों कह रही हैं, मुझसे नाराज़ हैं आप? 25 दिसंबर को हज़रत ईसा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और कायदे आज़म भी पैदा हुए थे। बिल्कुल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हस्तियाँ दुनिया में। वो पैगंबर थे और वो भी अल्लाह के बंदे थे। पाकिस्तान कायदे आज़म ने क्या कारनामा से अंजाम दिया था? अच्छा, ये आपको पता नहीं है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, देखने वालों को जानना चाह रहा हूँ। ओह माय गॉड, बताइए। कायदे आज़म एक मैसेज असल में एक मुदब्बर रहनुमा थे, बेशक हमारे लीडर थे, और पाकिस्तान को बनाने में उनकी इतनी ज़्यादा एफर्ट्स थी कि कोई उनके मद्दे मुकाबले नहीं। बिल्कुल। और हज़रत ईसा ने, हज़रत ईसा के बारे में तो उन पैगंबर ने हमें वो तो तारीख के दरमियानी है। तारीख उनसे शुरू होती है, उन पे ख़त्म होती है, कोई शक नहीं, ठीक है। और उन्होंने अपनी कौम को किस कौम से आज़ाद करवाया था? किस कौम से आज़ाद करवाया था? हम कौम से आज़ाद नहीं करवाया, वो दुनिया में निजात का पैगाम लेकर आए थे। निजात हुई ना, दुनिया को गुनाहों से आज़ाद किया। बिल्कुल, कि वो जो क्रिश्चियन से, जिसे हम कह सकते हैं, वो यहूद के कब्जे में एक तरह से थे, यही कहा जाता है। नहीं, यहूद के कब्जे में नहीं थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इसराइली थे, वो भी यहूदियों में पैदा हुए थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा दाऊद का जो तख्त है, दाऊद बादशाह का जो तख्त है, वो उनको अब तक के लिए देगा। तो वो तो अब तक उस पर बादशाही करते हैं, उनको हम इसराइल से जुदा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज आप? मैं हज़रत ईसा का पैगाम है मोहब्बत, अमन, उसे प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ पीस का पैगाम ये है कि सारी दुनिया में अमन कायम हो। बिल्कुल, हम ये दुआ करते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो। बिल्कुल। और गजा में इवन के जो जंग जारी है, मैं रोज़ाना उसके लिए दुआ करती हूँ कि वहाँ अमन कायम हो।
और ये नेतन्याहू और प्यूटन के दिलों को खुदा बदले और दुनिया में अमन को कायम करे, क्योंकि जंगें हमें कुछ नहीं देती हैं। जंगों में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में क्या हकूक़ समझती हैं आप? मिनॉरिटीज़ पता ही आपको भी, आप खुल के बताएं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही ने बताना है। तो बात ये है कि इतने अच्छे हालात में तो नहीं, पता ही आपको गरीब लोग हैं। बेशक जो एजुकेशन में और सेहत के मामले में उन्होंने बहुत से काम किए हैं, इसका एतराफ़ तो किया जाता है। आर्मी में भी बहुत सारी खिदमात है हमारे लोगों की। मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? मज़ीद ये कि जिस तरह उनके इदारे मतलब आप ले लिए गए थे, गवर्नमेंट ने कमाए थे, पता है आपको, नेशनलाइज किए थे सारे कॉलेजेस और अस्पताल और चीज़ें, तो कुली तौर पे काफ़ी हद तक वापस हो गए हैं। वापस हो जाते तो उससे ये होता है कि एतमाद पैदा होता है। ये देखें, कायदे आज़म ने भी कहा था अक़लियती आज़ाद हैं, हर चीज़ के लिए आज़ाद है। तो उसके लिए ये होता है कि एतमाद पैदा होता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एतमाद की कमी है, ये एतमाद हमारी अक्सरियत को देना होगा हम लोग इंशाल्लाह। ये पूरी फैमिली है आपकी? हाँ जी, फैमिली है। ठीक है, आप बात कंप्लीट करें फिर आपके हस्बैंड से। आप हस्बैंड है आपके? हाँ जी, मैं फिर इनसे बात करना चाहूँगा, आप अपनी बात कंप्लीट करें पहले। बस मैं चाहती हूँ कि आप मसीहों को तीसरी मखलूक ना समझें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्हें वो हक दें जो उनको चाहिए। बेशक। उनका कोटा सिस्टम मुकर्रर किया हुआ आप ओपन मेरिट पे रखें और जहाँ जिसकी जगह बनती है उसको दें। बिल्कुल। और नफरत जो है वो खत्म करें। और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है जो आपने कहा। नफरत को खत्म कर दें। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि मुसलमान हिंदुओं से निकल के आए थे। बिल्कुल। हिंदू नफरत करते थे, बिल्कुल, अपने चौके में नहीं जाने देते थे। हाँ जी, ठीक है, प्यारी बात की आप। वो नफरत आज तक नस्ल दर नस्ल उनके दिमाग में, अब उनको भी नफरत करने के लिए कुछ चाहिए। अपने से जो कमतर कौमें हैं, अकलियत में हैं, उनसे मतलब बिल्कुल ठीक। साढ़े भांडे च पानी नहीं पीना, तो साढ़े लागे नहीं बहना, तो असं तुहानू नौकरी नहीं देनी, तो असं तुहाडे नाल नहीं करना। तो बाहर जाके सब कुछ कर लेंगे। ये चीजें ये खत्म होनी चाहिए ना। बाहर भी तो बाहर जाके तो पता नहीं फिर क्या क्या करते हैं, उसके वो दोहरा मयार है। आप वाली बात करो, वहाँ जाकर उसी बर्तन में खाना खाते हैं, उसी बर्तन में पानी पीते हैं, दोहरा मयार है, इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि देखिए शरीयत एक तरह से चार हैं, चार किताबें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी किताब आई और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मजे की बात बताऊं, हज़रत ईसा की किताब जो है ना, वो दुनिया में अमन की बात करती है और ये जो नफरत है इसको खत्म करने की बात करती है, सुलह सफाई की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है। अब बस प्यार से रहा जाए, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बेशक। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, कैसे आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, ग्रेटफुल। कैसा दिन गुजार रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या क्या कुछ करने वाले हैं? आज का दिन तो पूरी दुनिया के लिए जो है बरकत का दिन है और सभी के लिए, बिकॉज जीसस केम इनटू द वर्ल्ड दैट वी माइट हैव लाइफ एंड माइट हैव इट अबंडेंटली। जीसस इसलिए दुनिया में आए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं, और ये कसरत की ज़िंदगी जो है वो उनके पैगाम मोहब्बत, पैगाम अमन की बदौलत है कि इंसानों के दरमियान किसी किस्म की नफरत ना रहे, इंसानों के दरमियान किसी किस्म का झगड़ा ना रहे, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत इतनी फ़रोग पाए कि दुनिया में अमन की खुशहाली हो, मोहब्बत की खुशहाली हो। बिल्कुल। और इंसान जो है जिस मकसद के लिए उस ज़ाते इलाही ने इंसान को तख्लीक किया था उसकी पैरवी करें, उसके अहकामात को माने और खुश रहें, यही पैगाम है। और इस पैगाम को हमने अपनी ज़िंदगियों में समोया है। आज चर्चेज़ में भी दुआएं हुई हैं। अब जो है वो थोड़ा आउटिंग के लिए निकले हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और मिलके आप जैसे दोस्त और जितने अजीज आपके लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की भी जानिब से। अलहमरा में भी कल्चर कम्प्लेक्स में भी, अलहमरा में भी हर जगह इवेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। अब तो आप जाएंगे? जी, ऐसे ही है, जहाँ मौका मिलता है हाजिर होते हैं, जाते भी हैं। और इस डे को यकम से ही हम तो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। मेरी बहन भी खड़ी है। मेरी बहन, क्या हाल है आपका? ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या बताएंगी, क्या पैगाम देंगी आप भी? मैं क्या पैगाम दूं, मैं तो छोटी। कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहन है, आपका जो दिल करे आप बात करें, बताएं। बात मेरी मम्मा से ही पूछे, वो तो शायर है, मेरा तो दिमाग नहीं है इतना। अच्छा जी, अम्मा शायर है आपकी? हाँ जी। अच्छा जी, आप शायर हैं जी? क्या शेर तो सुनाएं फिर। जी मैं ये तो पकड़ेंगे आप? जरूर बताएं जी, बताएं। चांद सूरज सलाम करते हैं, वाह, तेरे दर पर कयाम करते हैं, वाह, जिसमें जान डालने वाले जिंदगी तेरे नाम करते हैं, वाह, हम कमल उसको चाहने वाले जश्न का एहतमाम करते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या डेट है आज? आज 25 दिसंबर। क्या हुआ था आज? कायद-ए-आज़म पैदा हुआ था। और
और इसके अलावा जो है आई थिंक क्रिसमस डे है। बिल्कुल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर जी, हुआ। जी। बिल्कुल, क्या आज के दिन देखते हैं आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लिबरल पाकिस्तान आई थिंक जो कायद आज़म का एम था और मकसद था, जिससे हम दूर चले गए हैं। कायद आज़म की ख़ास बात बताएं जो उन्होंने अक़लियत के लिए कही हो। फेथ डिसिप्लिन, एक तो उनका जो रूल है उसे हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और करना चाहिए। और ये माइनॉरिटी तो हमारी तमाम अस्करी की आदत करती है। नहीं अस्करी नहीं सिविलियन और अस्करी दोनों बिल्कुल। ये दोनों के लिए बराबर अप्लाई होता है और इक्वल फुटिंग पे दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। हाँ आई थिंक सो। आप पढ़ते हैं अभी? पढ़ रहे हैं ना, मैंने देखा आपको। क्या कर रहे हैं? CSS की तैयारी हो रही है माशाल्लाह जी। यार, आप आने वाले अफसरान में से शामिल होंगे हमारे, मे बी, होप सो, है ना? क्या इरादा रखते हैं, क्या बनने का इरादा रखते हैं, किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं? फॉरेन सर्विसेज आई थिंक। वेरी गुड। आजा पॉलिसीज, हाँ है ना? क्या पॉलिसी बनाने का जहन है, क्या पॉलिसी बनाएंगे? इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो देखें, इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी वो होगी तो जो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी हमारी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ जाएंगे। रिलायंस ऑन मिडल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़, उससे हमें निकलना पड़ेगा। अपनी पॉलिसी बनाएं, अलाइनमेंट से परहेज़ करें किसी भी कंट्री के साथ। तो यही है। नौजवानों के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर देखते हैं? पाकिस्तान के लिए ब्राइट फ्यूचर है। अभी थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है। डिसपॉइंट हैं बहुत सारे लोग। मैं यहाँ पे आया हूँ, देखा है लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने की। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मायूसी है। लेकिन देखें, यहाँ रह के हमें बेहतरी लानी है ना, तो एफर्ट करनी है, सब कोशिश कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी आप भी मास्टर CSS की तैयारी कर रही हैं? जी। आपका क्या इरादा है, क्या आपका ज़हन है, आप क्या सोच रही हैं? मैं वो सोचूंगी जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, और हमारे मुल्क के हालात जैसे चल रहे हैं ना, इनको स्टेबल करना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम मतलब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करें। हम लोग हर बंदा ये सोचता है और ये कहता भी है कि जी हम हालात अच्छे करना चाहते हैं। वो हालात क्या हैं, वो हालात क्या बिगड़े हुए, उनमें से कोई 2 स्पेसिफिक से बताएं आप। एक तो इकोनॉमिक इशू है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल ज़्यादा है मुल्क में, जो ज़्यादा मेन इश्यूज हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है, वो तो पॉलिटिकली ठीक कर सकते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे हो सकता है, पॉलिटिशियंस ठीक कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस भी ठीक करते हैं, और जो हमारे जो पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं ना, वो भी हमारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो कैसे आगे जाएगा? पब्लिक पॉलिसीज कौन बनाता है? ये जो सिविलियंस हैं वही बनाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ऐसे ही उनसे मैंने बात की है, तो उन पॉलिसीज़ को देखते हुए आप क्या पॉलिसी में चेंजिंग करना चाहेंगे? कोई नई पॉलिसी ऐसी कौन सी लाना चाहेंगे, किस में लाना चाहेंगे अगर आप कल को अफसर बन जाती हैं इंशाल्लाह? कुछ सोच के रखा है अभी? सोचा तो बहुत कुछ है। क्या एक आधा क्या सोचा है, कुछ एक आधी बात बताएं। ज़्यादा तो मुल्क के फ़ायदे के लिए ही सोचा है ना। वो फ़ायदा क्या सोचते हैं, किस चीज़ में हम समझते हैं अगर हम लोग मजबूत हो जाएं तो पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा? हम पहले अपने आप को देखें। हाँ। ज़्यादा मेन पॉइंट है कि अपने आप को सज़ा दे सकते हैं ना, तो फिर ही हम किसी अगले को सज़ा दे सकते हैं। तो पहले जो पॉलिसीज़ है ना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, खुद को आगे बढ़ाएं, फिर अगले को सजेस्ट करें। आपने क्या सोचा था, कैसे इरादा किया कि मैंने CSS करना है और मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना, वो क्या बात थी? इम्प्रेस थी, किसी से देखा था, किसी को, क्या था? कुछ मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी माशाल्लाह, और कुछ मुझे मेरे मामू ने सजेस्ट किया था कि बेटा यही करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। भाईजान कैसे हैं आप? आप माशा तैयारी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इकट्ठे ही हैं, एक ही ग्रुप है? हाँ जी, एक ग्रुप है। हाँ। तो क्या इरादा रखते हैं अब आप आगे? पाकिस्तान रिलेशंस पढ़ रहे हैं आप हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या देखते हैं पाकिस्तान रिलेशंस में, किस किस के साथ रिलेशंस पाकिस्तान के अच्छे समझ रहे हैं और क्या समझते हैं कि इनके साथ अच्छे हो जाएं? सबसे पहले तो जो हमारे नेबर्स हैं ना, उनके साथ सबसे अच्छे होने चाहिए। उसके बाद हमारे ओवरसीज जो हैं, मसलन वेस्टर्न कंट्री, उनके साथ बैलेंस रिलेशन होना चाहिए। हमें किसी की तरफ प्रो US या प्रो रशिया की पॉलिसी के बजाय बैलेंस रिलेशन रखने की ज़रूरत है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम किसी भी इशू में हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उसको अचीव कर सकें। कंट्री प्रो होने से हम कैसे बच सकते हैं? डिफरेंट कंट्रीज से आपने बात की है, कैसे बचा जा सकता है इससे? देखें, ये बैलेंस पॉलिसी, मैंने बताया कि बैलेंस पॉलिसी रखनी है, हमने मॉडरेट रहना है, हमने किसी के साथ एक्सट्रीम अलाइंसेस भी नहीं बनाने। अभी हम बैलेंस ही है ना,
हाँ ऑलमोस्ट बैलेंस है इसी को। तो फिर क्या चेंजिंग करनी है? नहीं, इसमें मज़ीद बेहतरी ज़ाहिर है आती रहती है। आगे न्यू जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो उसको हमें चाहिए कि मॉडरेशन वाले जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? देखिए ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है। तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ हमें मज़ीद अच्छे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्या आप तरीक़ेकार हम क्या अमल तय करें, हम क्या समझते हैं? अच्छा, अफ़गानिस्तान के साथ मेरे ख़्याल में निगोशिएशन करें, टेबल टॉक करें। हमें उनसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उन्हें हमें एतमाद में लेने की ज़रूरत है, वो लें। उनको साथ ट्रेड उन्हें हम पर एतमाद नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी हद तक ज़ाहिर है हमारा मैं माज़रत से मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं, आप देखिए हमारी थोड़ी हिस्ट्री यूएस के साथ इंक्लाइंड रही है, उसकी वजह से वो थोड़े रिलेक्टेंट है हमारे लिए। तो बेहतर यही है कि हम उनको एतमाद में लें और बैलेंस रिलेशन रखें, यही है मेरे ख्याल में। और एतमाद में लेने के लिए सबसे पहला स्टेप किसको लेना चाहिए? पॉलिटिकल लेवल पे लेना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को लेना चाहिए, या जो आप लोग स्टूडेंट्स होंगे फर्म्स के? ये तो कोलैबोरेशन है, ये सिविल मिलिट्री जो है ना वो पार्टिसिपेशन के साथ होना चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी में हमें पता है कि सिविल मिलिट्री दोनों के कोलैबोरेशन से बनती है। हाँ, तो आप किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहेंगे? मेरा पुलिस का जो है ना वो ज़्यादा इंक्लिनेशन। वेरी गुड यार। हाँ जी। पुलिस में क्या चेंजिंग करना चाहेंगे? मैं इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा चेंजिंग की मैंने पूछा नहीं कि उसमें क्या, मैंने डायरेक्ट पूछा क्या चेंजिंग करना चाहेंगे? ज़रूरत ये है कि जो पब्लिक है ना, जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है, जो लेस पावरफुल हैं, उनको इक्वल ट्रीट करें। बस ये चेंज जो है ना सबसे पहले इसको सजेस्ट। आपको लगता है एक बंदा ये पूरा सिस्टम चेंज कर सकता है? नहीं, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद पॉजिटिव हो के ना अगले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी डिबेट्स तो की जाती हैं, आईजीज भी करते हैं, वो बैठे एसपी डिसिप्लिन भी करते हैं कि लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत की जाए। तो इसका मतलब नहीं कर रहे, अभी भी मामला नहीं ठीक हो पा रहे। कुछ करते भी हैं, लाजमी नहीं कि सारे ही जो है ना ऐसे हैं, लेकिन ये है कि जब आप खुद अच्छे होंगे तो दूसरा आपको देखेगा तो ज़ाहिर है उससे उसको इंस्पायर करेगा। एक जनरल नॉलेज का सवाल कर सकता हूँ? जी जी। कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? कायदे आज़म 25 दिसंबर को ही। आगे 1876 को पैदा हुआ। कब? 1876। अच्छा लगा यार मुझे, गुड। पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे? हाँ, बहुत शुक्रिया जी। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। वेदर एंजॉय कर रही हैं? हाँ, आज ऑफिस से छुट्टी थी तो आज यहाँ आ गई। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? मैं स्टेट लाइफ में हूँ एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट में ना, सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर। माशाल्लाह, स्टेट लाइफ में आपने तो लोगों की इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। ये क्या चक्कर है, स्टेट लाइफ इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? लोग उसको इतना जानते क्यों नहीं है? लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्या वजह? बेसिकली स्टेट लाइफ जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। पहले तो हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस वगैरह करते थे ना, पॉलिसीज जो आप लोग लेते थे, लेकिन अब एज ए जो सेहत कार्ड था वो इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद वो कुछ वहाँ से पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से उसको ड्रॉबैक हुआ वहाँ से। लेकिन अब ये है कि अब इंश्योरेंस हेल्थ की हो रही है, और एक कैंसर अवेयरनेस की वजह से ना कुछ खवातीन में वो कैंसर के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है इंश्योरेंस के हवाले से। और सेकेंडली जो है वो उसको एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे कार्डियक हो गया और दूसरी चीज़ों के लिए ना, उसको एज ए इंश्योरेंस प्रमोट किया जा रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि स्टेट लाइफ बेसिकली सेमी गवर्नमेंट इदारा है ना एक तरह से। हाँ जी। ये प्रॉपर प्रो गवर्नमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह समझिए? होना चाहिए, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, समझिए आप। इंश्योरेंस जो है वो तो अभी भी जो है ना उसके ऊपर लोग बाकी जुबली को छोड़कर, EFU को छोड़ के स्टेट लाइफ को डिपेंड करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और जो हेल्थ के लिए है वो लास्ट ईयर से अब ज़्यादा उसकी प्रमोशन है बाकियों को छोड़कर। यहाँ पे एक हमारे जहन में है कि जैसे कोई चीज़ हम लोगों के लिए होती है ना कि उसकी मोनोपोली है, तो यूँ समझ लें जैसे स्टेट लाइफ की भी मोनोपोली है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। तो ये चेंजिंग कैसे हो, ये मोनोपोली कैसे चेंज हो, बदलाव कैसे है इसमें? जुबली इसको कर रहा है इस वक्त। अच्छा। EFU कर रहा है इस वक्त। आदम जी वाले हैं वो आपस में, वो जितना ज़्यादा हम आवाम को प्रिविलेज देंगे उतना ज़्यादा एतमाद बढ़ता है हर इदारे का, चाहे वो कोई भी हो। चलें आज के दिन पे आते हैं, क्या हुआ था आज के दिन बताएं। कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ है। ओके, और सन कौन सा था? जनरल नॉलेज से सवाल करूँ मैं। 1876 था, 25 दिसंबर। और किन की बर्थ है? नवाज शरीफ की भी है वैसे तो। उनकी भी है। उनका नहीं पूछ रहा मैं फिलहाल, और किन की है?
घर में आऊँ तो मेरे अपने बहनोई की फैमिली के नाते पहले, फिर अगले में जाएंगे हम। और किन किन की है? मेरा ख्याल है इतने ही लोग थे अभी तो मेरे जहन में। आज क्रिसमस डे भी है हाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए, और हज़रत उनकी ईसा ईद है का भी ज़हूर का दिन 25 दिसंबर कहा जाता है, बताया जाता है। तो इस दिन को अक़लियतों के लिए एक आम पाकिस्तानी शहरी क्या मैसेज देता है और क्या समझता है कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं उन्हें उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं, अगर मैं स्टेट लाइफ की बात करूं तो आज से 10 दिन पहले हमारे यहाँ बैनर्स वगैरह भी लग गए माइनॉरिटीज़ के लिए। उनको बाकायदा तमाम डिपार्टमेंट्स वाले मिलकर ना सिर्फ उनकी फाइनेंशली हेल्प करते हैं बल्कि सोशली भी हर तरह की उन्हें हेल्प की जाती है। 2-3 दिन की उन्हें छुट्टी भी दी जाती है और बाकायदा जो है वो इक्वलिटी के लेवल के ऊपर ना उन्हें ट्रीट किया जाता है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो जितना मेरा बस सिनेरियो उसके हिसाब से तो हम लोग कहते हैं कि दे आर इक्वल विद अस। हम इक्वल हैं, समझते हैं कि सब इक्वल हैं। पैसा जहाँ है वहाँ इक्वलिटी है। पैसे को लेकर नहीं, अगर हम लोग बात करें रियासत की या रियासत के जानिब से सिक्योरिटीज़ की, तहफ़्फ़ुज़ात की, आप समझते हैं तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, मतलब पाकिस्तानी सभी हैं, सबके लिए बराबर हैं? पॉलिटिकल कंडीशंस अगर स्टेबल हैं तो फिर सबके लिए सब कुछ है। स्टेबल है? ये बताएं। ये अंदर की बात है। खोल ले, अंदर की बात आएगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो हम आम जो बंदा है ना, आम एक आम इंडिविजुअल जो है तो वो ज़रा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। कायदे आज़म को कोई एक कॉल बताएं। फेयर, डिसिप्लिन, यूनिटी। ये तो भाई तो बार बार ये तो बार तो यही है ना। इनके अलावा उनकी और कोई बातें किसी को याद नहीं है, मैं ये अक्सर भी सोचता हूँ। हालांकि मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, उसके अलावा जो है ना वो बस पढ़ाने की हद तक ही, ना बच्चे याद रखते ना मैं खुद याद। माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने क्या कहा था? अक़लियतों के हकूक़, मसावी। हाँ जी, क्या कहा था? ये कुछ याद है? कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स याद हैं? एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद। अब आपने पढ़ने हैं, प्लीज़ बेटी को पढ़ाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया। हाय जी, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? पाकिस्तान का झंडा लाया है, खुशी हुई मैंने देख के। झंडा है कि ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੂਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗਦੇ ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਨੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, सब नाल पहले अल्लाह ताला की ज़ात फरमांदी है कि अल राशई वल मुल्तशी कलाम माफिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। बेशक थाने चले जाओ, FIR कटाओ, जे लड़ाई झगड़ा होवे ते सलाह भी होंदी ते फिर भी कहंदे ने भाजी 10,000 तुसी दिओ, 10,000 तुसी दिओ, ते बंदा करेगी। माड़ा बंदा ते थाने जा ही नहीं सकता। अस्पताल दे विच चले जाओ, उत्थे कोई नहीं, उंज कहंदी है मरियम नवाज के हमने अस्पताल को ठीक कर दिया, लेकिन मैं हिसाब बताता हूँ, आप जाए ना, मरियम नवाज खुद जाए ना, तो बाथरूम में जाके देखे वहाँ से तो टूटियाँ भी चोरी करके ले जाते हैं। कौन सा हॉस्पिटल गया सर? ये सिर्फ अस्पताल चले जाए, मैं गया था, कोई भी अस्पताल चले जाए, दावे बड़े करते हैं। इनकी अपने आपस में नहीं बनती, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की और इमरान खान की। इनको चाहिए कि इकट्ठे हो जाए। ये हिसाब किताब है कि मज्जां दियां भैणां नूं अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 18,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 1,52,72,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਫਾਕੀ ਮਸਤਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵਫਾਕੀ ਮਸਤਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ 50,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 50,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਨਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਗੜ ਮਗੜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਦ, ਰੁਪਈਆ 2,000 ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਛੱਡੀ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਆਖਰੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਐਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ
मैं कहना वा कि इन्नी उम्र हो गई है, ये बुढ़े हो गए नो, ऊंट हो गए नो। हाँ जी। 75 साल का इमरान खान हो गया, हाँ जी, वो तो 75 साल का वो हो गया, इन्हों अकल कोई नहीं। बुढ़े हो गए नो, चिट्टे वाल हो गए नो, अकल कोई नहीं। दोवां नूं तिन्नां नूं, ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ? चाचा शहबाज ਚਾਚਾ ते चाचा शरीफ ते नाल अपना चाचा शरीफ- इमरान शरीफ साहब साहब। ते बड़ी देर पहले फौत हो गए थे ना। शरीफ ते भाजी ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? नहीं नवाज शरीफ साहब जिस तरह ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੇ ਬਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਜਜਾਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਜਜਾਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕੜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੇ ਉਹ ਜੱਜੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਿਕਲ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਾ 60-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, FIR ਕਟਾਓਗੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਜੈਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਾਡੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਰੋਗੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ 25 ਤਾਰੀਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਲੱਭੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਲਤੀਫੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਲਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਤਿਫ ਭੱਟੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਦੀਕੀ ਸੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 22 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 18ਵੇਂ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਖਾਰਜ ਗਵਰਨਰ ਅਫਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ। ਉਦੋਂ ਖਾਰਜ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਰ ਨੇ ਲਾਜਤਾ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ IG ਹਮੀਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਰਲ ਕੇ ਪੈਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ? ਆਪਣਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 9 ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਮਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 26 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ PTI ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ CSS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ CS ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ CSS ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਫਿਰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ FIR ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। किस हवाले से आज जो आपका दिल करे, आपने सारी बातें सुनी। मैं तो आज 25 तारीख के हवाले से पूछ रहा था, 25 दिसंबर के हवाले से। जो दिल में बात करें अपना मुस्तकबिल का देखते हैं पाकिस्तान में। 25 दिसंबर को जैसा कि सारे जानते हैं कि कायद आज़म पैदा हुए और कायद आज़म ने हमें जो है ना गोरों से इस पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। इससे पहले जो हम गोरों की आज़ादी में थे, लेकिन 25 दिसंबर के बाद कायद आज़म जब पैदा हुए और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत जद्दोजहद की और पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। उसके बाद जो है ना ये सारा जो है ना सिस्टम आप देख रहे हैं पिछले 75 सालों से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो है ना ज़हनी तौर पर जो अभी तक गुलामी है, वैसे आज़ादाना हकूक़ हमें हासिल हैं लेकिन उस तरह से हासिल नहीं जैसे कि होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जितना भी सिस्टम जो करप्ट हुआ है सारा जो है ये हमारा अपने हाथों की कमाई है। हम दीन पर अमल नहीं करते, इसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक खुद कोशिश न करें। जब तक हम खुद कोशिश न करें, हम जिस शोबे के अंदर हैं उस शोबे के अंदर अपना दीन जिंदा करें, अल्लाह के नबी के तरीकों के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर देंगे। कौन चलेगा ये हर बंदा जो है ना तो लेते हैं, जब असेंबली में जाते हैं ओथ लेते हैं, कुरान साहब में होते हैं, वो कहते हैं जी हम जो तालीमात है इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक ही चलेंगे। वो कहते तो लेकिन आप ये देखें ना, चलते नहीं है। जैसी कौम होती है वैसे अल्लाह ताला हुक्मरान नाजिल फरमाते हैं, ठीक है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते हैं ना। अवाम जिसकी जहाँ पे 2 नंबरी लगी वो लगा हुआ है, दुकानदार जैसी अवाम हो वैसे हुक्मरान हो या हुक्मरान खराब है। नहीं सारा सिस्टम खराब है, हम सब खराब हैं जी, सब खराब है, ऊपर से रूह नहीं आएगी। देखिए मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुने। पता की गल है गई है चीज है कि खराब नहीं आप साहब गल है एक बंदा वोट दे देंदा ना ओदी जेरी सलूकड़ी च वोट पैंदा ना ओदे वोट गिन के ओदे हक च दे दियो। ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं वोट ही पैंदा है वोट की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा जिस शोबे में भी लगा हुआ है ना उस शोबे में वो 2 नंबरी कर रहा है। दुकानदार चीज दिखाता कुछ है देता कुछ है, वो वकील के पास जाओ वो पहले पैसे मांगेगा, कहेगा आपने झूठ बोलना है, फिर आप केस सॉल्व होगा। ठीक है उसकी यार वो है ना, वो तो बेचारा सर्विस वही मैं बता रहा हूँ ना। हर जगह आप देख लेना सब्जी वाला ना, सब्जी वाला उसका तोल सही नहीं है, ठीक है। दूध वाला पूरा पाकिस्तान में घूमो, 5 सूबे में घूमो, ठीक है, 5 गिलगित बल्तिस्तान भी एक सूबा, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तक मुझे खालिस दूध नहीं मिला। क्यों कहते गुजर डिवाइड करते वैसे ये लोग गुजर जो होता है ना, गुजर अपने बाप को भी खालिस दूध नहीं देता, ठीक है, ये आप जानते हैं ना। थोड़ी जी रिक्वेस्ट करना जो गल करना मैं मज रख लो अपनी जी मज अपनी रख लो 7 लाख शहरां ਵਿੱਚ कौन मज रख लो 5 मरले ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਤੇ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਟੈਨੀਅਮ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, टाइटेनियम मैं ठीक है। अब मैं मेरी बात सुने, दूध अगर 2 नंबर चल रहा है इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो खरीद रहा है वो भी जिम्मेदार है और जो बेच रहा है वो भी जिम्मेदार है। जो खरीद रहा है वो चुप करके खरीद रहा है, उसको पता है 2 नंबर है, ठीक है। वो जाए पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, वो जाके टेस्ट करते हैं, उनको दिखाओ भैया सही है या नहीं है। टेस्ट करते तो हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हैं ना। लड़ाई की चीज है, मैं समझ नहीं आ रही। लड़ाई मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदा जो है ना जिस शोबे में भी लगा हुआ है हर बंदा खराब है। जो शोबे वाले ये सब दुनिया खराब नहीं एक दुकानदार से लेकर मैं कह रहा हूँ बड़े वजीर आजम तक, ठीक है, हर बंदा 2 नंबर है, हर बंदा 2 नंबर ही। मुर्गी वाला देख ले आप, टुलिंटन मार्केट चले जाए वहाँ पे क्या हो रहा है, हराम मुर्गियाँ बिक रही है, बीमार मुर्गियाँ बिक रही हैं, कौन खरीद रहा है, कबाब वाले खरीद रहे हैं, शौरमे वाले खरीद रहे हैं, 100 रुपए किलो मुर्गी खरीद के आवाम को खिला रहे हैं जो बीमारी है। मैं बता रहा हूँ ना, 100 रुपए वाली कौन सी मुर्गी है? वो मरी हुई मुर्गी मिलती है, आपने वीडियोस नहीं देखी यूट्यूब जिसे ठंडी मुर्गी कहते हैं। ठंडी मुर्गी उन्होंने फ्रिज में गुलबर्ग में आप देख ले होटल्स हैं, वहाँ पर जो है ना मेंढक के गोश्त बिक रहे हैं, पकड़ा है, आपको नहीं पता, एक रिक्शे के अंदर उन्होंने 80 किलो मेंढक पकड़ा है। ये पुरानी बात है, यूट्यूब आप देख लेना। 80 किलो डड्डू जो है ना बोरी के अंदर बंद करके रिक्शे में लेके जा रहा है, उसको पकड़ा है। डड्डू पकड़े कहाँ से इन्होंने? वो रावी से, दरियाए रावी से, बड़ी वीडियो वायरल हो अंदर मेंढक जमा हो जाते हैं ना। मच्छी फड़ गया 4 घंटे मच्छी कोई नहीं फड़ी गई, डड्डू किथों आ गए। जिੱਥੇ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ मेंढक भी तो ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मगरमच्छ भी ਹੁੰਦਾ है, सारी चीजें होंदी ने ਦੇ ਵਿੱਚ। अभी कुछ कहना चाहते बड़े देर दसो आज इधर ही आए, आपने जाना नहीं है, आप तो बड़े प्यारे लगे हैं मुझे। अंदर ही करा गया जी, बस 2 नंबर हर बंदे ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ।
मैं तो जी बस ये कहूँगा कि जो काबू आ गया हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर और बेहतरीन है ना, हाँ जी, रब्बुल इज़्ज़त से पाक और दिगा से एक ही दुआ है कि वो हो। वो क्या है? दसो। वो अल्लाह भी कहते हैं कोशिश करोगे तो कामयाब करूंगा ना। अल्लाह भी कहते हैं कुछ कोशिश करो, मैं करूंगा। कोशिश ऐसी करनी नहीं। अच्छा क्या हो ये बताएं। चले आज 25 तारीख को यही बता दें अच्छा क्या हो। मुझे करना था कर दिया आपके लिए, वो तालु मुल्क बना के दे गया। हुन दसो अच्छा क्या हो। हुन तुसी दसो आगे की जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर हो क्या है? यही है ना कि भाई सब दोस्तों मुल्क तरक्की लिए की बेहतर है, मैंने नहीं समझ आ रही। मुल्क दी तरक्की वास्ते ये बेहतर है। इन्होंने पूछना की बेहतर है, तुसी ना दसो, पूछो। आई साहब दसो, बोलो यही बेहतर है ना। पटोंठा खाता देसी घ्यो वाला। पूछो ऐसा मैं भाई गल है मैं तुसी भागो पूछो अपना दसो पूछो थक गया मैं के मफाद में यही बेहतर है उतर करके कि हम हमारे मुल्क को कर्ज दे। अच्छा पंजाबी भी कह दो। हाँ पंजाबी जो कह दो। साडे मुल्क ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ और मुल्क हर अदारे तरक्की जरा ਦੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋਣ और मुल्क अपने फैसले खुद ਕਰਨ ਚ खुद मुख्तियार ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ दसो माड़े तो माड़ा गरीब तो गरीब बंदा पढ़ो आगे करो हां जिथे बात है उसे खाओ चाय वे साबन है घ्यो वे चीनी वे आटा है दालां जड़ी मर्जी चीज है। अच्छा मैं हुन सुनाना थोड़ा मेरी सुन गल। हां टैक्स से दे रहे क्यों दे रहे मेरी सुनो मैं अपनी गल मैं थोड़ी जी मेरी सुनो गल टैक्स लिखा जाता है सुनो गल चोई साहब टैक्स मिलिया लिखा जाता है सुनो गल सुनो ते बच्चों मेरी ते सुनो गल चोई साहब टैक्स लिखा जाता सेल टैक्स 55 रुपए प्लस 13 रुपए ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 75 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਲਕਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਟੈਕਸ ਕਿ ਉਹ ਦੇਨੇ ਨੇ ਟੈਕਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪਲੱਸ ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ। आवाम की खिदमत के लिए जाता है, रोड बन रहे हैं ठीक है अभी तो कहते हैं खराब है हुने तो कहते हैं बन रही है खराब कब क्या है मैंने खराब नहीं टैक्स देंदे नहीं बड़े बंदे टैक्स नहीं देंदे उन्हें वास्ते की रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਡੀ बड़े लोग टैक्स देते हैं करोड़ों का जो टैक्स होता है ना उसका डिस्काउंट करवा के वो लाखों में दे देते हैं बस थोड़ा देते सारे ही ठीक है ना बैरोक्रेसी ने किया मेरी सुनो मेरी सुन लो पहले बैरोक्रेसी अपने को लिखो मेरे को लगा जे मेरे को लगा बैरोक्रेसी ने किया है कि 40% अलाउंसेस बढ़ाओ तो सानू तनख्वाह दो जिससे टैक्स ना लगे। बैरोक्रेसी ने किया बैरोक्रेसी दसो दो उनको भी देना पड़ेगा ना दो जगह देना पड़ेगा बस ऐसे ही है। टैक्स ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਏ ਕੋਈ होटल प्रोग्राम करा रहा है कोई किधर प्रोग्राम करा रहा है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ सड़का कितनियां बनਦੀਆਂ ने कुछ चीजें उसमें ठीक है कुछ चीजें गलत हैं जैसे जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट गाड़ियां चल रही हैं कुछ चीजें उन्होंने जैसे 100 लीटर था 80 लीटर कर दिए उसमें ठीक है लेकिन जो है ना उसमें यह खराबी है कि जैसे बाहर की कंट्रीज में हम कहते हैं कि USA है दूसरे मुल्क की हम मिसालें देते हैं वहाँ पर क्या होता है एक सरकारी अफसर सरकारी गाड़ी लेके निकलता है उसका टाइम नोट किया जाता है उसका रूट नोट किया जाता है कितने बजे घर से निकल रहा है कितने बजे ऑफिस जा रहा है पूरा रूट जरा से इधर उधर होता है उससे सवाल जवाब होता है। और यहाँ पर क्या होता है छुट्टियों में जो है ना सरकारी अफसर का बेटा सरकारी गाड़ी लेकर नारायण का गान घूम रहा होता है उसको कोई नहीं पूछता। मेरी बात सुनिए उसमें आपने तो बात सही की है लेकिन उसमें जो पेट्रोल डालता है वो आपके पेट से निकलता है इधर से निकलता है इधर से निकलता है मुझे ये बताए ये कहाँ से निकलता है सरकारी पेट्रोल को उन्होंने के खाला ही दा घर जिन्हें जो लेके जाते हैं और टैक्स का पैसा साडा पैसा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ मतलब कि टैक्स दसो पूछो ना क्या कहते हैं सारा देखें ना आपको एक आम से अफसर को भी जो 100 लीटर पेट्रोल दिया जाता है मैं कह रहा हूँ कि उस पेट्रोल देने के बजाय उनके तनख्वाह बढ़ाएं और उनको बोलो अपने पैसों का पेट्रोल डलवाओ तनख्वाह उनकी तनख्वाह तो सारे उन्होंने अगे ही हुआ है सरकार के लिए जी आम आदमी के लिए क्या रखा है कि उसका एक आम आदमी का बजट बना के दिखा दें। मैं उन थोड़े जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 16% ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ
100 ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 120 ਉਹ ਅਸੀਂ 120 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ 80 ਉਹ 80 ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 20 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ कितने जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? आखिरी एक एक लाइन में बताएं कहाँ जा रहे हैं, बताएं। ये तो टैक्स वाले बता सकते हैं ना, ये तो टैक्स वाले बताएंगे ना। ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਸੇ ਔਰ ਫੰਡ ਉਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਫਲਸੀ ये ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ। 50 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1800 ਰੁਪਏ 18000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 50 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 18000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 50 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਭੱਟੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਸਰੋਕੜੀ 'ਚ। अच्छा बहन मेहरबानी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 25 दिसंबर ख़ास दिन था और है और आज भी सारी गुफ्तगू आपके सामने हुई है। बात यह है कि लोगों ने किसी ने खुशी का इज़हार किया है, किसी ने गुस्से का इज़हार किया है, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा आवाम का जो टैक्स का पैसा होता है आपको पता है वो कितना ख़ास है कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाने के बाद काबीना बिठाई और बैठे थे खुदमत गुजार आया कान में बोला कि सर सब लोग आ गए हैं सारी काबीना आ गई है चाय ले आऊँ तो कायदे आज़म ने ये फरमान जारी किया था उन्होंने कहा क्या ये अपने घर से पीकर नहीं आए तो पैसा आवाम का हराम नहीं है या किसी के विरासत में नहीं मिला। मुंह से मेरे कुछ और निकलने लगा था किसी के विरासत में से नहीं निकला। कहानी ये है कि जितना भी पैसा है वो आवाम के लिए आवाम की खिदमत गुजारी के लिए ना तो आपकी बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस के लिए है ना आपकी गाड़ियों पेट्रोल के लिए है ना आपकी आलीशान बंगलों के लिए ना आपके कमरों के लिए। प्रोग्राम का वहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।